नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, उन्होंने इंजीनियरिंग की, बीएसएफ में रहे और स्टेट पुलिस में कई बड़े ओहदे भी उन्होंने संभाले, लेकिन फिलहाल वो पॉलिटिक्स में है और कश्मीर से उनका ताल्लुक है। मैं बात कर रहा हूं राजा एजाज अली की, जो कि पीडीपी में है और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। वेलकम। ये इतने सारे चेंजेस, इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद बीएसएफ, फिर स्टेट पुलिस, अब पॉलिटिक्स, एक तशनगी रह जाती है इंसान में खिदमत करने की, लोगों का केयर करने में। जी। तो मेरे बचपन में ये मुझे एक दिमाग में बैठ गई बात कि पुलिस वाला वर्दी वाला पहनकर किसी भी शख्स की इमीडिएटली मदद कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वाकई कोई भी जो डिस्ट्रेस में हो उसकी मदद कर सकता है। उस मिशन को लेकर जब मैं आगे चला तो पुलिस में मैंने काफ़ी कोशिश की, उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस देयर। तो लेकिन वो जो जज्बा खिदमत होता है अवाम का, वो एक तशनगी रह जाती है, वो तशनगी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सियासत में आना ज़रूरी है, आ जाऊँ, शायद मेरे बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों से लोगों के मसले हल हो जाएं, छोटी उनकी तकलीफ़ें रफ़ा हो जाएं। और दूसरी एक ज़रूरी बात यह थी कि मेरे दिमाग में एक चीज़ बस रही है और उभर रही है कि जब तक कि वेल मीनिंग पर्सन अब सामने आकर सियासत में, क्योंकि सियासत अब इस वक्त गवर्न करती है गवर्नमेंट कंट्री को, उसमें हिस्सा लेना ना शुरू करें तो नेचुरली फिर ये ओपन खड़ा जो ये अखाड़ा उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन थे एजाज साहब आपके पास। एनसी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, वाई पीडीपी? देखिए, पीडीपी में मैं बड़ी सोच समझकर दाखिल हुआ। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, पहले मैंने अपने पूरा मोबिलाइजेशन किया। जब लोगों ने मुझे अपने एरिया में लिया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थी और सबों ने बहुत चाहा, पीडीपी ने, एनसी ने, कांग्रेस ने, कि मैं उनके साथ ज्वाइन करूं। मुझ में वो मेरी खासियत नहीं थी, लेकिन पब्लिक का जो सपोर्ट था उसको देखकर। तो जब मैं पूरी पार्टीज का कंपैरिजन कर रहा हूं, उनकी नीति, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर, और ख़ासकर मैंने पूरी गवर्नमेंट में 35 साल 3-4 पार्टियों को, इन 2 पार्टियों को, एनसी को, कांग्रेस की वर्किंग देखी, इनके चीफ मिनिस्टर्स की वर्किंग देखी। तो एक पार्टी के जो प्रोग्राम्स थे और इनकी परफॉर्मेंस थी, प्लस इनके पास जो लीडरशिप थी जी, तो वो लीडरशिप जो थी उसका जो मेयार था और उनकी जो कारकर्दगी थी, उसने मुझे मुतासर किया। तो मैंने पीडीपी ज्वाइन किया। जी, आपके लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इंतकाल हो चुका है। अभी घाटी में, वादी में कोई सरकार मौजूद नहीं है, एक कश्मकश का दौर चल रहा है। क्या लगता है, कभी यूं खबरें आती कि शायद आप बीजेपी से किनारा करने की कोशिश में हैं, कभी यूं लगता है कि आप अपनी शर्तों को मनवाने के बाद सरकार में आएंगे, कभी ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस के साथ आप शायद हाथ मिलाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं पार्टी का, लेकिन अपनी कैपेसिटी में मैं जो बातें करूंगा वो ये हैं कि पीडीपी ने, पार्टी ने कहीं भी अपना जो प्रोग्राम ना बदला। जिस प्रोग्राम पर हमने एग्री किया है दोनों पार्टियों ने गवर्नेंस के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमने अपना पूरी कसम वादा बंद है उसके साथ, क्योंकि वो मुफ्ती साहब का फैसला है। हमने उसमें कोई नई शर्त नहीं डाली। हमने सिर्फ कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो चीज़ें उसमें डुएबल्स हैं जी, जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, उनकी शुरुआत भी की जाए, और दूसरा एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी जी। और कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनके लिए हम दोनों में एग्रीमेंट पार्टीज में था कि इनको टच नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं जी। तो लेकिन जो उनके साथ छेड़छाड़ की गई तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों में एक उनमें ये ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में शेक हो गया उनका। और उसके अलावा उनको आप गारंटी चाहिए कि इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स को टच करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद ही आई? इससे पहले भी वो सारी चीज़ें मौजूद थी? जी, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन तब भी इन पर एक्शन नहीं हुआ था। तब भी ये चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इरिटेशंस पैदा हुई थी। लेकिन
कश्मीरी अवाम के पास, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास मुफ्ती साहब का नाम और उनकी पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी गारंटी थी। वो तब भी जानते थे कि वाजपेयी साहब के टाइम में उनकी जो टॉल पर्सनैलिटी थी, अपनी सियासी जो पर्सनैलिटी थी मुफ्ती साहब की, वो जानते थे कि इस पर कुछ भी कैश हो पाएगा। और उनमें इतना एतमाद था लोगों को कि लोगों को पता था कि आज इम्प्लीमेंट हूँ या 10 दिन के बाद या महीने के बाद मुफ्ती साहब इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। और मुफ्ती साहब ने जो बेड़ा उठाया था लोगों के लिए, वो डेफिनेटली वो पूरा करके रहेंगे। लेकिन आज मुफ्ती साहब जैसी पर्सनैलिटी हम में नहीं है। वो जो एक गारंटी जी वो नहीं है। उस गारंटी कार्ड के लिए हम कहते हैं कि कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में से ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए ताकि हम आगे बढ़ें। जी, तो यानी ये जो शर्तें मैं कहूँ कि जो बार बार नहीं, शर्त नहीं है। नहीं, शर्त नहीं। फिर क्या है ये चीज इतना है, इंतजार क्यों हो रहा है? इंतजार ऐसा है, बहुत इजी चीजें हैं। देखिए, जो चीजें आज से 8 महीने या 10 महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, उनमें डिले है। हम कहते हैं अब और डिले ना करिए, थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए ताकि लोगों में इत्मीनान पैदा हो। क्या लगता है ये जो डिले हो रहा है, अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, 1 महीना तकरीबन होने जा रहा है जी। मुफ्ती साहब के इंतकाल को, अभी तक किसी डायरेक्शन पे नहीं जा पाए हैं, कोई गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म नहीं है। क्या लगता है कब इस पर विराम लग जाएगा और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, और हो जाएगी तो बीजेपी के साथ हो जाएगी? देखिए, हमने तो पहले पार्टी ने बोला है कि हम पूरे उस अपने जो हमने आपस में गठजोड़ किया, हम उस पर पाबंद हैं। और गवर्नमेंट होगी तो बीजेपी के साथ ही होगी और उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगी। अब ये है कि पहले जो डिले हुआ गवर्नमेंट के बनने में, तो वो ये था कि हमारी पार्टी की जो सरबराह हैं, लीडर हैं महबूबा जी, उनकी और मुफ्ती साहब की इतनी क्लोज एसोसिएशन थी, पिदराना शफकत तो और सही, लेकिन उठना बैठना रहना सहना पिछले 30 साल से उनका ऐसा कटे था कि शी वाज इन ए बिग शॉक। तो उस शॉक से निकलकर हमारे लिए ऐसा कोई नहीं था, जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर की सियासत में, मुल्क की सियासत में हर जगह अभी जनाजा गर्म होता है तो वहाँ से शफत ले ली जाती है। लेकिन हम में वो जल्दी नहीं थी, तहम्मुल था और अपने वो शौक से निकल कर आना चाहती थी उस दुख से। अब जब वो दुख से निकल कर आई, उन्होंने अपने आप को संभाला, तो उन्होंने वो एक ट्रांजिटरी फेज जो था उसमें गवर्नर रूल लगाना जरूरी था। मुझे लगता है एक इस तरीके से एक एहसास भी होता है कि जिस तरीके से बीजेपी का पैराग्राफ डाउन हो रहा है, पीडीपी इस वजह से भी दूरी इख्तियार कर रही है। देखिए, कश्मीर पर इधर के ग्राफ का बहुत कम असर होता है। अभी आपने अगर देखा भी होगा कि पहले का भी जो ग्राफ बहुत हाई हुआ था, तो कश्मीर की सियासी लोकल सियासत पर असर उसका नहीं पड़ता है। हाँ, उसका असर जो पड़ता है वो जम्मू पर पड़ता है। और जम्मू में आपने देखा कि उस असर के नतीजे में 25 सीटें, एक मैसिव मैंडेट बीजेपी को फॉर द फर्स्ट टाइम मिला। और अगर आज जो गिरता ग्राफ है तो उसका असर पड़ेगा तो उधर ही पड़ेगा जी। और उसके लिए वरीड वो लोग ज़्यादा हैं कि अगर दोबारा वहाँ उनको इलेक्शन के लिए जाना पड़े तो उनकी ऐसी पोजीशन दोबारा नहीं आएगी, बहुत ही कम पोजीशन होगी जी। तो हमें उसके घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त कांग्रेस लीडर जो है सोनिया गांधी वहाँ पहुंची, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब पीडीपी जो है वो कांग्रेस के हाथ से अपना हाथ मिलाने जा रही है। कितनी पुख्ता बात थी, या आगे कहें कि दोबारा से वो बात और वो हाथ और वो साथ फिर से हो सकता है? देखिए, मुफ्ती साहब बेसिकली कांग्रेस में बहुत सा टाइम रहे और उन फैमिली के साथ, नेहरू फैमिली के साथ, गांधी फैमिली के साथ उनके बड़े अपने पर्सनल रिलेशन थे जी। इस वजह से महबूबा जी उनको 2 बार इंस्टीट्यूट में देखने भी आई, उसके बाद सोग मनाने उनके फातह पर भी वहाँ आई। वो एक उनका कर्सी का अपना था, ऐसा कोई मसला नहीं था। इसमें क्लेरिफिकेशन भी आ गई है कि ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन एक बार ये भी निकल के आ रही है कि आज की डेट में आपने अल्टरनेट ये भी रखा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इलेक्शन हो जाने चाहिए, पीडीपी क्योंकि विन विन पोजीशन में है इसलिए कह रही है, उसको सिंपैथी वोट मिलेगा मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल का इसलिए कह रही है, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, हम अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं इलेक्शन की। हमने कोई बात नहीं की, हमारे किसी लीडर ने इलेक्शन की बात नहीं की, ना हमारी कायद जो है, किसी कायद ने हमारी पार्टी ने इलेक्शन की बात नहीं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो किस कहां पर पीडीपी को स्टैंड करते हैं? देखिए, पीडीपी का स्टैंड जो है इस वक्त लोगों के सामने वाज़ेह हो गया है।
पीडीपी ने अपना एस्टैब्लिश करके दिखाया कि हम कुर्सी की लालच में नहीं हैं, क्योंकि कुर्सी की लालच होती तो पहले 3 महीने लगाए मुफ्ती साहब ने एक गठजोड़ बनाने के लिए बीजेपी के साथ, और नॉर्थ और साउथ पोल को उन्होंने ज्वाइन किया जी। आज के दिन जब कुर्सी अवेलेबल थी, एट ए थ्रो डिस्टेंस थी, कि जिस वक्त हाँ कहने की जरूरत थी तो स्वेरिंग सेरेमनी होती, लेकिन महबूबा जी ने वो नहीं किया, हमारी पार्टी ने वो नहीं किया, कुर्सी के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस मकसद से मुफ्ती साहब ने नॉर्थ पोल साउथ पोल जोड़े थे, और जिस मकसद से उन्होंने लोगों के बहबूद के लिए ये गठन किया था जी, उसकी डिलीवरी जब तक पॉसिबल ना हो लोगों तक, उसकी चीजें लोगों को फायदा पहुंचना शुरू ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत बड़े एक तूफान से जुटे थे, जो हमारा फ्लड्स आए थे 2008 इसमें 14 में जी। जब तक कि उनके रिलीफ का उन लोगों के घरों तक ना पहुंचे, उन बिजनेस वालों तक ना पहुंचे, उत्तराखंड में तो 24 घंटे में पहुंच गया था जी। हमें तो 2 साल हो गए अभी तक हम उनको नहीं पहुंचा चुके हैं जी। अगर ये चीजें उन तक पहुंचे ना तो कुर्सी लेने का फायदा क्या। तो ये महबूबा जी ने जो साबित किया है, तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये चीज सामने आई है कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो पावर के लिए नहीं बल्कि लोगों के हित के लिए, लोगों के मफाद के लिए। लेकिन एजाज साहब, उसमें बात ये भी निकल के आती है कि सीएम के दावेदारी वहां पर अलग अलग अभी बीच में निकली कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती खुद नहीं बैठेंगी बल्कि अपने भाई को एज ए सीएम प्रोजेक्ट करेंगी। कितना इन बातों में दम है, कितना आपको लगता है कि ये वाकई सही है? ये अपना जो सोशल मीडिया कुछ भी कह सकता है जी। चलिए, यानी ये आप कहते हैं कि सिर्फ स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन। चलिए ठीक है, एजाज साहब से बात करेंगे और बहुत सारी बातें करें। कहते हैं ना कि बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और ये बात होती है कश्मीर के लिए। हम देखते हैं इस जन्नत पर नज़र किसकी है और कैसी नज़र है, बात करेंगे। फिलहाल लेते एक ब्रेक। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा एजाज अली साहब। मैंने बात की कि वादी को इस ज़मीन का, इस धरती का जन्नत कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नापाक नज़रें वो इसको घेरे रहती हैं और कहीं ना कहीं बात निकल के आती है कि कहीं ISIS के झंडे दिखाए जाते हैं, कहीं पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं। आप क्योंकि ख़ुद सिक्योरिटी में रहें, BSF में रहें, स्टेट IG पोस्ट तक पर आप रहें, क्यों इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप सही देखें जी, जो सिक्योरिटी का बैकग्राउंड होने से भी इन चीज़ों में बहुत सारे ऑपरेटर्स चलते हैं आजकल, लेकिन जहाँ कहीं भी इस किस्म का रोनमा हुआ है वाक़ा झंडे का, तो उस पर फौरी कानूनी एक्शन लिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि आप कंपैरेटिवली अगर इसमें देख लें कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले कितने झंडे दिखाई दे रहे थे, कितने लोग दिखाई दे रहे थे और रेगुलरली दिखाई रहे थे। अब सिर्फ स्पेसिफिकली कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। इट्स ए बिग इंप्रूवमेंट। आप कह रहे हैं कि उसमें कमी आई है? बहुत कमी आई है। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट गवर्नेंस को जाता है, पीडीपी को जाता है, गवर्नेंस का जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है, हमारी पुलिस को जाता है, डेफिनेटली जाता है। और दूसरी चीज मैं बड़ी साफ कर दूं इस वक्त, आई हैव एन अथॉरिटी टू से सो कि ISIS का जो है मसला, ये कभी कश्मीर में पनपने नहीं पाएगा। वो जो भी कोई अगर वहाँ झंडा देखा गया, वो फेक झंडा प्लांट किया गया है जी। यूथ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से पलायन कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। क्या वजह लगती है? क्यों आप यूथ को स्टोर नहीं कर पा रहे, या क्यों यूथ टेररिज्म की तरफ जा रहा है? ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं रुक पा रही हैं? देखिए, अभी जो पहला वो सिलसिला था, आपने 90s का देखा, जब यूथ काफ़ी ग्लोरिफिकेशन था इसमें, मिलिटेंसी में, उन चीज़ों में, वो ख़त्म हो गया जी। वो सारा चीज़ चली गई है। लेकिन उसके इवज़ में मिलिटेंसी ने एक चीज़ जो हमको अच्छी दी है, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, वो ये है कि हमारे लोग कश्मीरियों में, JNK में एक बहुत बड़ी वबा थी कि हमारे लोग ना बिजनेसमैन टनल से बाहर आता था और ना स्टूडेंट टनल से बाहर आता था पढ़ाई के लिए। अब स्टूडेंट भी टनल से बाहर आ रहे हैं, धड़ाधड़ हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, स्टडीज के लिए भेज रहे हैं। उसके 2 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज ये है कि हमारे पास इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, और हमारी जितने भी गवर्नमेंटें यहाँ रही हैं, उन्होंने
इंस्टीट्यूशंस को बनाने में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने में हमेशा लास्ट प्रायोरिटी दी है। ये सिर्फ मुफ्ती साहब थे जिन्होंने स्टार्ट किया था कॉलेजों में पीजी लगाना, कोर्स लगाना, इंस्टीट्यूशन नए एस्टेब्लिश करना, वरना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। इन्होंने 2003 में भी किया और आज फिर दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जो बच्चा हमारा बाहर आता है कश्मीर से, जितने लड़के यहाँ आते हैं बाहर जी, वो बाहर के इंस्टीट्यूशंस में मिक्स होते हैं, बाहर के बच्चों के साथ मिक्स होते हैं, बाहर का कल्चर देखते हैं, हमारा हिंदुस्तान पूरा देखते हैं, हमारी टॉलरेंस देखते हैं, हमारी एकोमोडेशन देखते हैं, और बहुत अच्छा एक व्यू जाकर उनमें नेशनलिस्ट करेक्टर अगर डेवलप करने का, बिल्ड करने का ये एक तरीका है और ये अच्छे के लिए जा रहे हैं। और एक और बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जॉब ओरिएंटेड हैं। हमारी ज़्यादा साइकी जो है वह है नौकरी की। तो नौकरियां जो हैं, गवर्नमेंट की नौकरियां हों तो बहुत ही कम है वहाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ है नहीं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अब जितने बच्चे हमारे प्रोफेशनल कॉलेज में बाहर आ जाएं, उनमें हमें तकरीबन 50% जो है प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से अब बच्चे बाहर आ रहे हैं। वी आर हैप्पी विद दैट वन। चलिए, आपने कहा कि बच्चे बाहर आ रहे हैं, वो राज्य के लिए अच्छा है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि उनको उनकी जगह पे उस घाटी में वो इंस्टीट्यूट्स मुहैया कराए जाएं। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। इन्होंने एक टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी की है जिसमें ये कहा है कि टेक्निकल स्किल्ड लेबर, मिड इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स वी शुड प्रोड्यूस, ताकि आगे जो हमारा ये इंडिया का हमने जो बनाना है नेशनल, इसको उस पर लाना है लेवल पर, ये सपोर्ट करे हमें स्किल्ड लेबर। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पॉलिटेक्निक्स दिए तहसील लेवल, ये ITI दिए तहसील लेवल पर, पॉलिटेक्निक दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इंजीनियरिंग कॉलेज के उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट और उनको दे दो। सारी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो गया, J&K में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसके लिए PDP ने आवाज उठाई ना, उठाई। हमने जब अपोजिशन में थे उठाई आवाज कि 22 डिस्ट्रिक्टों के लिए 3 करोड़ के हिसाब से पैसा आया पॉलिटेक्निक्स के लिए, वहीं पड़ा है। और लोगों का वही गवर्नेंस यही थी ना कि गवर्नमेंट टेक्निकल पैसा आया वो सैलरीज में खर्च कर दिया, वो नहीं बने। और इंजीनियरिंग कॉलेज जब प्राइवेट सेक्टर में बनने लगे तो स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दिए बाय ऑर्डर। और उसके अलावा जब वो हाई कोर्ट में गए इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाने के लिए, तो इंजीनियर वहाँ DB में स्टे लिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि यहाँ 370 आर्टिकल तहत जो अपना इसका टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ एक्ट लागू नहीं हो सकता है। अच्छा। तो इट वाज ए बैड पॉलिसी कि भाई आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं फ्राहम कर रहे हैं। हमारा 10,000 बच्चा हर साल इंजीनियरिंग के लिए आता है, जाएगा कहाँ? 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं टोटल वहाँ। तो नेचुरली पूरा पंजाब भरा हुआ है, पूरा दिल्ली में आ रहे हैं बच्चे इन प्रोफेशनल कॉलेजों के लिए। मोदी जी के साथ आपका टाई अप है, बीजेपी के साथ आपका टाई अप है। मोदी जी की बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है फिलहाल की, उससे PDP कितनी खुश है, कितना इत्तेफाक रखती है, कितना समर्थन करती है? देखिए, PDP इज टू स्मॉल टू थिंक ऑफ दिस थिंग के भाई नेशनल लेवल की पॉलिसियां मोदी जी की, खासतौर से पाकिस्तान के साथ। देखिए, हमारा जो मिनिमम प्रोग्राम है उसमें 2 इसके पहलू हैं। वो एक्सटर्नल पहलू भी है और इंटरनल पहलू है। जब उस एक्सटर्नल पहलू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करती है तो नेचुरली PDP के लिए खुश आयंद है, क्योंकि PDP इसको सपोर्ट करती है, PDP इसको स्पॉन्सर करती है कि ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है, जो एक्सटर्नल चीज है पाकिस्तान के साथ, इसको करिए। इसको किस तरह से आप फॉलो करते हैं, किस तरह सही करते हैं, किस तरह इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं, बिकॉज इट अफेक्ट्स अस। दिल्ली में ये इसका इफेक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कश्मीर पर पूरे बॉर्डर लाइन पर इम्पैक्ट होता है। हमारा 10 किलोमीटर की पट्टी में रोज शेलिंग, रोज फायरिंग, लोग बस नहीं सकते हैं, मवेशी नहीं पाल सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो ये तकलीफ हम वहाँ दर्द उसको ना फील करते हैं, हम दर्द फील करके रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इनके साथ आप इस एक्सटर्नल कंपोनेंट को आप नार्म करिए ताकि हमारे लिए ये रिलीफ आ जाए लोगों के लिए। उसके लिए हम स्पॉन्सर करते हैं। और मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा ख्वाब था और बहुत बड़ी एक एफर्ट थी इस डायरेक्शन में, और उनको वाकई जो पिछली दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो विजिट हुआ इसमें पाकिस्तान का, लाहौर का, उन्होंने उस दिन वो तकरीबन मर्गे बिस्तर पर थे। तो जब उनको बताया गया कि मोदी जी इस तरह पार गए, उन्होंने वहाँ क्या गुडविल अपना दिखाया,
तो ही गेव ए रियल लवली स्माइल। मेरे ख्याल में वो लास्ट स्माइल थी उनके चेहरे पर जो देखी गई है। कश्मीर में अलगाववादी बहुत सारे हैं, उनका क्या रोल है? वो कितना वहाँ की सरकार को चलने देने में बीच में बाधा डालते हैं? क्यों नहीं उनको आप मेन स्ट्रीम में ला पाते हैं? क्या वजह है जो अभी तक बीच में इतनी इस घाटी के अंदर एक बड़ी घाटी बनी हुई है? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में हर थिंकिंग का एक ना एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत पहले वहाँ सिर्फ एनसी था, एनसी और एनसी, लेकिन मुफ्ती साहब ने जब पीडीपी बनाई तो एक और प्लेटफॉर्म लोगों को दे दिया कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म जो एनसी के नहीं सोचकर, उनकी वो 3 पीढ़ियों वाला रूल ना सोचकर एक नए सोच वाले थे, उनको प्लेटफॉर्म मुफ्ती साहब ने दे दिया। इसी तरह एक प्लेटफॉर्म वो भी है, उनकी भी अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हमने जो रिक्वेस्ट की है, जो हमने आप में एग्रीमेंट किया है, उसमें हमने इंटरनल डायमेंशन को भी एड्रेस करने के लिए एग्री किया है। एक महादा हुआ है कि इंटरनल जो डायमेंशन है इसको भी अटेंड किया जाएगा और इनको भी ऑन बोर्ड लाया जाएगा। हर वो शख्स जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आकर आपके साथ नाराजगी रखता है, कुछ रखता है, बातचीत करने का हकदार है। हम उस डायमेंशन को अटेंड करवाना चाहते हैं जी। लेकिन कई बार जब हिंदुस्तान से कुछ ऐसी बात होती है तो कश्मीर का शख्स खास तौर से ये कहता है कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया या इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया। क्या कश्मीर अपने आप को हिंदुस्तान से अलग मानता है? नहीं, नहीं, हिंदुस्तान का पार्ट है, पार्सल है, हिंदुस्तान है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा भी घर में नाराज होता है, वो घर का बाप उसका वही होता है, वल्दियत वही लिखाता है, सन ऑफ वही लिखाता है, बट ही हैज टू बी उसके अगर कोई चीजें हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसा कोई वहां नहीं है। मैं आपको आज बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत साल पहले की बात है कि कुछ ऐसे ख्यालात पाकिस्तान वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आज कोई ऐसा ख्याल वहाँ बिल्कुल नहीं है। इवन जो स्टांच फॉलोअर होंगे या उनके यहाँ प्लीडर होंगे, उनके यहाँ एडवोकेट्स होंगे, उनसे भी कहा जाए उनकी प्राइवेसी में, दे विल आल्सो नॉट स्पॉन्सर दैट वन। हाँ, नेशनलिस्ट कैरेक्टर बनने में टाइम लगता है और उसके लिए जो चीज़ें हमको करनी चाहिए वो करनी चाहिए, और मुफ्ती साहब का वही एक ख्वाब था जी। आप देखिए कि मुफ्ती साहब 1950 में जब उन्होंने सियासत स्टार्ट की, ही सेड इंडिया, और मरते दम तक ही सेड इंडिया जी। उन्होंने कोई मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं यूज किया, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत यूज की, और आखिरी दम तक ही वॉज द टॉप मोस्ट मैन, हमारी पार्टी का रहनुमा, जिसने मैक्सिमम, जिनको कहा गया कि अगर हिंदुस्तान का नाम चलाया मुफ्ती ने चलाया और हिंदुस्तानी बनाया तो मुफ्ती ने बनाया, और आज भी वही एफर्ट हमारी रहेगी। वो एफर्ट है। मुफ्ती साहब अब हमारे बीच में नहीं है, सरकार भी घाटी में नहीं है। मुझे ये बता दें कि सरकार कब बन जाएगी? मुझे लगता है जल्दी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से मिजरीज की बातचीत का मुझे तवक्का है कि स्टार्ट चुनाव होंगे या बगैर चुनाव के सरकार बन जाएगी? मुझे लगता है कि सरकार बनेगी बगैर चुनाव के। बगैर चुनाव तो बात की बात है, चुनाव बात की बात है जी। हमारी पार्टी का अभी तक जो मौकफ है वो ये है कि हम कारबंद हैं, उस पर अपने गठजोड़ पर कारबंद हैं, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इनिशिएटिव्स का। तो ये थे मेरे साथ राजा एजाज अली, जिन्होंने अपनी सारी बातें बड़ी बेबाकी से रखी, और उनका भी मानना है कि घाटी में जल्द ही और बगैर चुनाव के सरकार बनेगी और पीडीपी की ही बनेगी। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो, ताकि वहाँ के लोग राहत की सांस ले सकें, और जो जितनी भी शंकाएं और आशंकाएं बनी हुए हैं उन पर से सवाल या निशान हटे। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।